बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज बड़े दबंग ऐलानात किए। कुछ बड़ी अहम चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो काम कर रहे हैं, लेकिन ख़बर में जो सबसे बड़ी बात है आजकल के हालात के तनाजुर में, उन्होंने ये कहा कि अफसोस है कि एक सज़ा याफ्ता मुलजिम से जजेस की कॉन्फ्रेंस में तकरीर करवाई गई। पहले तो ये जजेस की कॉन्फ्रेंस नहीं थी, जजेस इसके अंदर शामिल थे। ये आसमा जहांगीर मरहुमा की याद के अंदर एक कॉन्फ्रेंस थी, इसमें जजेस शामिल थे। और लेकिन जो माहौल बना वो यही था कि पाकिस्तान की जुडिशरी के आला तरीन जजेस वहाँ मौजूद थे और फिर एक मफरूर मुलजिम से उस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम किया गया। मुलजिम भी नहीं बल्कि मुजरिम है मियां नवाज शरीफ साहब, और उनसे तकरीर करवाई गई। इस पर इमरान खान साहब ने एतराज़ किया है और इस पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा 3 साल से सुन रहा हूँ फेल हो जाओगे, लेकिन पाकिस्तान को अजीम तरीन कौम बनते हुए हम देखेंगे इंशाल्लाह। ये मेरा आखिरी मिशन है। मैंने जो भी काम शुरू किया मेरा मजाक उड़ाया गया, और ये बात ठीक है, ये मैंने भी पहले आपको बताया था कि इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम किया हमेशा सबसे ज़्यादा इमरान खान का मजाक उड़ाया गया, उसको डिस्करेज किया गया है। यानी जब ये क्रिकेट में आए तो इनका एक्शन ही गलत था, फिर दोबारा दूसरा एक्शन, फिर एक लंबा टाइम, उसके बाद फिर कैप्टनसी छोड़ दी, फिर वापस लाया गया। जी एक आदमी रिटायर हो गया क्रिकेट से, आप उसको वापस लेकर आ रहे हैं, बड़ा मजाक था। वर्ल्ड कप जीत गए, मैं कैंसर का हॉस्पिटल बनाऊंगा, वहाँ पे लोगों को मुफ्त इलाज भी दूंगा। मजाक उड़ाया सबने, बन ही नहीं सकता। दुनिया के महंगे तरीन मुल्क ये नहीं कर सकते, आप कैसे करेंगे? अमीर तरीन मुल्कों में नहीं हो रहा, वो भी कर दिया। यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, लोग नहीं मान रहे थे, यहाँ लाहौर में बनाओ, कराची में बनाओ, नहीं उधर पहाड़ों पर बनाऊंगा जाके, निमल, वो बना ली, वो भी कामयाब हो गए। लोगों ने पहले बहुत मजाक उड़ाया था। पॉलिटिक्स में 22 साल तक इनके ठट्ठे उड़ाए गए हैं, मजाक उड़ाया गया, बिलाखिर वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन गया। और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जिस दिन से बने हैं उस दिन से लेके आज तक दोबारा मजाक उड़ाया जा रहा है कि वो ये काम नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता, कभी कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन फिर इमरान खान साहब का जुमला आ गया, मैंने करके दिखाया है, अब ये मेरा आखिरी मिशन है। हम सब अपनी नज़रों से पाकिस्तान को एक अजीम कौम बनते हुए देखेंगे। अल्लाह करे पाकिस्तान एक अजीम कौम बने, हमारी दुआएं। लेकिन उस्मान बुज़दार के साथ तो नहीं बनती, जो कैबिनेट इमरान खान साहब के पास है उसके साथ भी नहीं बनती। इमरान खान साहब से एक उम्मीद है, और बहुत सारे लोगों को उम्मीद है, वो आज भी ये सोचते हैं कि ये आदमी पाकिस्तान की किस्मत बदल सकता है, लेकिन उसकी जेब में खोटे सिक्के हैं। उन खोटे सिक्कों को कैसे चलाया जाए, और अगर उनको निकालते हैं तो हुकूमत जाती है, फिर आप हार मान लेते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब इमरान खान साहब ने कहा कि 2016 में पनामा केस आया था, दुनिया में जिन्होंने अपना पैसा छुपा कर रखा ऑफशोर कंपनियों में, उनका नाम आ गया। उनमें से एक नाम आया, लंदन के महंगे तरीन इलाके में फ्लैट हैं और उनकी मालिका मरियम सफदर साहिबा है। वहां से बात शुरू हुई, उसके बाद अदालत में केस आया, उसके बाद JIT बनी, और फिर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया और फैसला किया गया कि नवाज शरीफ को सजा हो गई। अदालतों और पाकिस्तानियों को लंदन के 4 फ्लैट्स के पैसे कहां से आए, यही वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं आया। बल्कि आज एक बड़ा मजे का, तारिक मतीन साहब मेरे दोस्त हैं, उन्होंने एक शेयर लिखा अपने ट्विटर पे, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आपको बड़ा मजा आएगा। उन्होंने लिखा, इल्ज़ाम भी दुश्नाम भी ताने भी वईदें, इल्ज़ाम भी दुश्नाम भी ताने भी वईदें, सब कुछ है तेरे पास, नहीं है तो रसीदें। तो रसीदें नहीं आई, बाकी सारा कुछ आ गया। अब पता नहीं मैंने इसको प्रोनाउंस ठीक किया या नहीं किया, लेकिन जिन्होंने लिखा है तारिक मतीन साहब, वो पाकिस्तान में उर्दू प्रोनाउंसिएशन में मेरे हल्का अहबाब के अंदर बेहतरीन आदमी, यानी उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। वापस आते हैं खबर की तरफ। इमरान खान साहब ने कहा कि 4 फ्लैटों के पैसे कहां से आए ये बताने की बजाय पहले आ गया जी मुझे क्यों निकाला, फिर अदलिया को बुरा भला कहा, फिर पाकिस्तान की फौज को बुरा भला कहा, और फिर मुझे भी बहुत ज्यादा जालिम करार दे दिया गया। अफसोस इस बात का है कि लाहौर में एक फंक्शन होता है जिसमें मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस भी मौजूद होते हैं और दीगर जजेस भी। वहां तकरीर एक ऐसा शख्स करता है जिसको सुप्रीम कोर्ट से सजा मिली है, और वो शख्स कौम से झूठ बोलकर भागा हुआ है। कौम कभी भी पैसा चोरी से खत्म नहीं होती, इन चीजों से खत्म नहीं होती, लेकिन कौम तब तबाह हो जाती है जब चोरी को बुरा नहीं समझा जाता। इस मुल्क के अंदर जब एक कौम की इखलाकियात खत्म हो जाती है तो कौम खत्म हो जाती है। यानी आपने देखा होगा पाकिस्तान में बेशतर मुल्ज़िमान जब निकलते हैं अदालतों से तो ऐसे गिरफ्तार होते हैं करप्शन में, ऐसे वी बनाते हैं। उनकी गाड़ियों के जो गर्म बोनट्स हैं उनके ऊपर चुमियाँ ले रहे होते हैं उनके कारकुन, उनकी गाड़ियों के आगे धक्के खा रहे होते हैं और उनके पीछे पीछे बिरयानी की एक प्लेट के लिए भाग रहे होते हैं। तो कौम के अंदर ये सोच ही नहीं है कि जिस आदमी के लिए हम निकले हैं, शोर मचा रहे हैं, ये आदमी कौन है, इसने कौम का पैसा लूटा है। दुनिया के किसी मुल्क में जो इज्जतदार मुल्क है,
या जहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, वहाँ पे कोई लीडर ऐसे केसेस में पकड़ा जाए तो कारकुन इस तरह की हरकतें कभी नहीं करते। टमाटर मारने वाले तो आ जाते हैं, जूते मारने वाले भी आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक मुल्क की वीडियो में देख रहा था, उन्होंने कचरे के ड्रम में उठा के उन्होंने करप्ट सियासतदानों को फेंक दिया था। किसी भी पार्टी में हो, पीटीआई के लोग हों, पीएमएलएन के लोग हों, पीपल्स पार्टी के लोग हों, फजल रहमान साहब की पार्टी, कोई भी जो करप्शन करके निकलता है ऐसे करके निकलता है, शर्म ही नहीं आती। और उन्होंने कहा कि इखलाकी मेयार ऊपर उठाना पड़ेगा और इसके लिए रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी हमने बनाई है ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हुस्ना पर अमल कर सके और उनकी सीरत और ज़िंदगियों पर लागू करें सीरत को। जो अच्छे ऐलानात हैं उसके ऊपर मैं एक और वीलॉग करूंगा कि एक्चुअली इमरान खान साहब आज करने के आए थे, लेकिन अब आ जाए पॉलिटिकल इशू जो मरियम नवाज साहबा ने उठाया है उसकी तरफ आप आ जाएं। एक तो अदालत में मरियम नवाज साहबा को अब बोलने नहीं दिया गया, अदालती हमला आया, उन्होंने आकर कहा यह अदालत है, आप इसके तकद्दुस का एहतराम करें। और अहाता अदालत में मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने मरियम नवाज को मीडिया से गुफ्तगू से रोक दिया और कहा कि यह कोर्ट है, यहां मीडिया टॉक ना करें, उनको मना किया गया। लेकिन फिर भी उन्होंने नैब को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा नैब तो आला-ए-कार है, कुछ नहीं है उसके पल्ले, कोई केस नहीं है, असल मुजरिम तो हुकूमत है। लेकिन याद रहे कि अभी तक मनी ट्रेल नहीं आया कि वो जायदादें कैसे बनी हैं और उन जायदादों को किन पैसों से खरीदा गया है, ये नहीं बताएंगे, बाकी सारा कुछ बताएंगे। अब उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरियम नवाज साहबा ने, एक जानिब एहसन इकबाल साहब बैठे थे, एक जानिब शाहिद खाकान अब्बासी साहब बैठे थे, दोनों बड़े सीनियर लोग हैं पीएमएलएन के। मरियम नवाज साहबा सेंटर में बैठी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। अच्छा, इसमें मरियम नवाज साहबा ने जो मेन बात की है, उन्होंने कहा कि जनरल फैज के गुनाहों का बोझ इदारा ना उठाए और साकिब निसार के गुनाहों का बोझ अदलिया ना उठाए। इन दो लोगों को आजकल पीएमएलएन टारगेट कर रही है। जनरल फैज के बारे में उनका यह मानना है कि उनकी वजह से हमारी ये सारी तबाही हुई है और हमारी बर्बादी के पीछे ये एक जनरल मौजूद है। वैसे वो जनरल बाजवा के ऊपर भी ऐसे इल्ज़ामात लगाते हैं जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं और बबांगे दोहर लगाते हैं। उन्होंने ये नाम लिया कई दफ़ा बाजवा साहब का, उनके खिलाफ नारेबाजी भी करवाई कई दफ़ा। अब आजकल जनरल फैज DGI नहीं है, पेशावर के कोर कमांडर हो गए हैं, तो ज़्यादा खुलकर उन पर हमले हो रहे हैं। मैंने एक और बात भी नोट की कि तमाम TV चैनल्स ने इसको चलाया भी, इसको काटा भी नहीं। तो जनरल फैज़ के ऊपर टिका के तनकीद की उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ ने जब नवाज शरीफ साहब की ज़मानत की दरख्वास्त आई तो जनरल फैज़ ने एक, अब जज साहब का बता रहे हैं कि उनके घर जाकर उनको कहा कि ज़मानत इलेक्शन से पहले नहीं होने देनी। इस बात की आज तक जनरल फैज़ साहब ने तरदीद नहीं की। जनरल फैज़ और शौकत सदीकी दोनों को अदालत बुलाया जाए और अदालत कुरान पर उनसे हलफ ले। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब को भी एक दफ़ा अदालत बुलाया जाए और कुरान पाक पे हलफ लेके पूछा जाए कि आपने कब कब एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमतों के खिलाफ साजिशें की हैं। बेनज़ीर की हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कैसे गिराया, बेनज़ीर की दूसरी हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कैसे गिराया। फिर आपने जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में एक मरतबा यूसुफ रज़ा गिलानी को निकाला एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, जुनेजो साहब के साथ पहले जुल्म किया था एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। फिर आप काला कोट पहनकर मेमोगेट स्कैंडल में अदालत में गए एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। 2013 का इलेक्शन आपने लड़ा एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। फिर आप पाकिस्तान से कैसे भागे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। ये सारी चीज़ें मियां नवाज शरीफ साहब के सामने कुरान पाक रखा जाए और उनसे पूछा जाए कि जनाब आप बताएं कि क्या वाकई आपके प्लेटलेट्स कम थे। मियां नवाज शरीफ साहब से ही पूछा जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि जनरल फैज़ के गुनाहों का बोझ इदारा ना उठाए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की सियासत में हमेशा ही रोल प्ले किया है। ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। यानी इनको पीएमएलएन की क़यादत को एस्टेब्लिशमेंट लाई थी सियासत में। ये गवर्नर हाउस में जाके मिला करते थे, जनरल्स को उनकी मिन्नतें करते थे, उनके काम करवाते थे, उनके लिए खानसामे तक बन जाते थे। तो इस किस्म के हालात थे इनके। तो एस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें करके, उनको खुश करके, उनकी खुशनुदी हासिल करके ये एक कारोबारी ख़ानदान सियासत में कामयाब हुआ है। ये बात ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ने जुल्फ़िकार जी भुट्टो को सियासत में लाने में बड़ा किरदार अदा किया था। मुस्लिम लीग काफ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्होंने सियासत में फ़ायदा उठाया। MQM एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, उन्होंने बनाया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एस्टेब्लिशमेंट ने हेल्प आउट किया है। पाकिस्तान की कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी शायद ही हो जो एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा ना रही हो। जमात इस्लामी, फजल रहमान साहब की पार्टी, सभी लोग सब एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करते रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की तारीख के अंदर
हमेशा रेलिवेंट रही है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसे अनटचेबल पंजाब के खानदान को छेड़ा है जिसको कभी नहीं छेड़ा था। यानी हमेशा नवाज शरीफ साहब को रेस्क्यू किया गया, हमेशा शरीफ खानदान को रेस्क्यू किया गया। इसका शिकवा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, लेकिन इस मर्तबा एस्टेब्लिशमेंट को शाबाश मिलनी चाहिए कि उन्होंने इस खानदान को रेस्क्यू नहीं किया। बल्कि मेरी नज़र में तो अगर जनरल फैज साहब ने, मैं अगर इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पास कोई शवाहिद नहीं है, अगर हैं PMLN के पास तो अदालत लेकर जाए। आज उनसे ये कहा भी गया, वो कह रही हम जायजा ले रहे हैं। यानी ना वो अरशद मलिक की वीडियो लेकर जाते हैं अदालत के अंदर, ना वो राणा शमीम का एफिडेविट लेकर जाते हैं अदालत के अंदर, ना वो साकिब निसार साहब की ऑडियो लेकर जाते हैं अदालत के अंदर। PMLN कोई चीज अदालत में बतौर सबूत पेश करने के लिए तैयार ही नहीं है, लेकर ही नहीं जाते, बात ही नहीं करते अदालत के अंदर जाके इन चीजों के ऊपर। सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, हर दफा कोशिश करते हैं कि तारीख मिल जाए। आज भी तारीख, रोजाना यही काम करते हैं। मामला यह है कि अगर फैद हमीद साहब के ऊपर जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं तो फिर शाबाश है एक ऐसे जर्नैल को जिसने हवा के मुखालिफ वो चला है। अगर तो ये इल्जाम सच है तो फिर शाबाश देनी चाहिए ऐसे जर्नैल को जिसने उस अशराफिया के ऊपर हाथ डाला है जिसके ऊपर कभी किसी ने हाथ नहीं डाला था। अगर तो ये सच है इनका एलिगेशन कि जनरल फैज इनकी तबाही के पीछे हैं, मेरे ख्याल में तो उन्होंने इनको रेस्क्यू नहीं किया। इनको इस बात का खदशा है। कल अशर शरीफ भी बता रहे एक प्रोग्राम में कि जब अदलिया में फैसले आना शुरू हुए और केसेस चले शरीफ खानदान के खिलाफ, तो नवाज शरीफ साहब ने फौज पे दबाव डाला कि आप हमारा साथ दें और अदलिया को दबाव में लें ताकि वो हमारे हक में फैसले दें। तो उस वक्त फौज ने अदलिया को दबाव में लेने से इनकार कर दिया और उस इनकार की वजह से नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में दूरियां पैदा हो गई। एक एतराफ़ जुर्म मरियम नवाज साहबा ने किया, उन्होंने बड़ा साफ कहा, ये मेरी ऑडियो है, मैं सोशल मीडिया सेल चलाती थी PMLN का, उस वक्त मैंने ये कहा था कि ARY को 24 को समा का 92 को इनको इश्तिहारात नहीं देने। एक तो जी 92 इतना पुराना TV नहीं है, दूसरा सोशल मीडिया के कौन से इश्तिहारात हैं जो आप दे रहे थे? सोशल मीडिया आपका ट्विटर पे है, आपका फेसबुक पे है, यहां पे है। अभी तक पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया को इश्तिहारात ऐसे नहीं दिए जा रहे, डायरेक्ट इश्तिहारात तो है ही नहीं। कौन सा ऐसा सोशल मीडिया है जिसको आप डायरेक्ट इश्तिहारात दे रहे हैं? कहीं भी नहीं दे रहे, ऐसा है ही नहीं। और ये सोशल मीडिया पे डायरेक्ट इश्तिहारात ले भी नहीं सकते। अगर ARY यूट्यूब पे या फेसबुक के ऊपर है तो वो इदारे इनको देंगे इश्तिहार, डायरेक्ट इश्तिहार तो अभी तक है ही नहीं। तो मामला यह है कि मरियम नवाज साहबा के बाद ये इख्तियार ही नहीं था कि वो सोशल मीडिया को इस तरह से इश्तिहारात देती, और ये चीजें बिल्कुल नई हैं, ये अब आगे की तरफ बढ़ रही हैं। हुआ क्या? हुआ यह है कि एक्चुअली मरियम नवाज साहबा कंट्रोल करती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि पैमरा के नोटिस मुझे आ रहे थे बार बार, रोजाना एक नया नोटिस, रोजाना एक नया नोटिस, जवाब दे दे के हम तंग आ गए थे। एक दिन अफसार आलम ने मुझे बड़ा अजीबोगरीब नोटिस कर दिया। अफसार आलम साहब को रह रह के बातें याद आती हैं, मुझे भी आती हैं, सुनाता हूं किस्सा अफसार आलम का आपको। मुझे एक नोटिस कर दिया, मेरा जाती झगड़ा था किसी के साथ, मेरी फैमिली का कुछ झगड़ा किसी के साथ चल रहा था, हमारा आपस का कोई केस था, उसके अंदर बतौर केस के अंदर, क्योंकि मैं फैमिली का मेंबर हूं और हम पश्तून फैमिली हैं, अगर इस तरह के मामला है तो मैं पीछे तो नहीं हट सकता, तो मैं बतौर मुद्दई उसके अंदर केस में मौजूद था और हमें लगता था कि हमारे साथ ज्यादती की है दूसरी पार्टी ने। तो किसी ने अफसार आलम से PMLN से रब्ता किया कि जनाब इमरान खान साहब का हमारे साथ ये मुकदमा है। वो बात अफसार आलम तक पहुंची, उन्होंने मुझे पैमरा का नोटिस भेज दिया इसके ऊपर। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने किसी जगह के ऊपर अपने प्रोग्राम में इस बारे में बात की हो, किसी जगह के ऊपर सिफारिश की हो, किसी जगह के ऊपर इन्फ्लुएंस किया हो बतौर सहाफी, कोई ऐसी चीज नहीं हुई। अब अदालत के अंदर एक मामला है या अगर किसी और जगह पे ये मामला है, किसी फोरम के ऊपर, किसी पंचायत में, तो मैं अपने खानदान का एक रुकन हूं, मैं जाके वहां बैठूंगा। तो अफसार आलम साहब ने मेरे से माफी मांग ली। उन्होंने कहा यार इमरान बस समझा करें आप, यार भेजना पड़ा आपको, तो आप इसको इग्नोर कर दें। ये अफसार आलम ने मुझे कहा। मैंने कहा जी जवाब दूं क्या? उन्हें इग्नोर कर दें। अफसार आलम ने मुझे कहा कि इसको आप इग्नोर कर दें, ये जो नोटिस आपको भेजा है इसको। ये चेयरमैन पैमरा थे उस वक्त। और फिर जब मैंने पैमरा वालों से पूछा तो उन्होंने कहा सर मरियम नवाज नाल तुसी कोई सलाम दुआ कर लो। मैंने कहा क्यों? कहते सर ਜਦੋਂ तक तुसी नहीं करोगे ना सलाम दुआ मरियम नवाज के साथ, तब तक आपको ये नोटिस आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। और मुझे लगातार नोटिस आते रहे, अभी भी आ जाते हैं कभी कभी, कोई गलती हमसे हो जाए ऑन एयर तो
नोटिस आ जाते हैं, फिर हम उसका जवाब भी दे देते हैं। थोड़े दिन पहले एक नोटिस आया था, एक अदलिया का मामला हो गया था, पैमरा का नोटिस आपने जवाब दे दिया। तो मरियम नवाज साहबा उस दौर में पैमरा के नोटिस भिजवाती थी, उस दौर में इश्तेहारात को कंट्रोल करती थी, उस दौर में मीडिया को मॉनिटर करती थी। डॉन लीक्स एवे नहीं हो गया था। और उसके अंदर अगर ये आज कहते हैं कि डॉन लीक्स के अंदर नवाज शरीफ का कोई कसूर नहीं था या नवाज शरीफ की हुकूमत का कोई कसूर नहीं था, तो मियां साहब ने तारक फातमी को, परवेज रशीद को और लटरम पटरम बंदे फारग क्यों कर दिए थे? 3 अहम बंदे मियां साहब ने उड़ा दिए थे डॉन लीक्स के अंदर। अगर तो ठीक थे तो खड़े हो जाते अपने पांव पे। इनको पता था इन्होंने गलत किया है और बड़ी मुश्किल से इनकी गर्दन बचाई थी चौधरी निसार अली खान ने। जिस दिन चौधरी निसार अली खान बोलेंगे ना, फिर इनके पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। और वो कह रहे हैं कि वो एक मखसूस वक्त तक के लिए चुप हैं, उनकी अपनी ऑप्शन है खामोश रहना। निसार अली खान बोलेंगे तो इनके पल्ले कुछ नहीं बचेगा। लेकिन इस एतराफ़ जुर्म के बावजूद कि मैंने इश्तिहार नहीं दिए, आज पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त के जो सुरखेल हैं, अहमद मीर, ये सलीम साफ़ी, ये आसमा शराजी, दीगर बहुत सारे हैं, नजम सेठी, ब्ला ब्ला, बहुत सारे। इन सारों में से आपने देखा किसी एक ने बोला हो जो मीडिया की आज़ादी के लिए सड़कों के ऊपर बैठ जाते हैं जाके? मीडिया की आज़ादी के लिए एक्चुअली मीडिया की आज़ादी नहीं चाहिए, एक ख़ास तबके की गुलामी करनी है इनको और उनको इक़्तिदार में लाकर उनकी गुलामी की सनद हासिल करके अपने फ़ायदे हासिल करने, और कोई बात नहीं है। इस पे नहीं बोलेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।